दोस्तों आज की इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 पिछले साल के पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सीटेट पेपर 1 में जो है टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें दोस्तों इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, हिंदी के 30 क्वेश्चंस, ईवीएस के 30 क्वेश्चंस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस एंड मैथ के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, आज हम सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा कि आपके जो है ना टोटल 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे हमें पता लग पाएगा कि हमारा जो है ना अभी तक कितना तैयारी हो पाया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, 21 जनवरी 2022 का पेपर है ये, और ये सॉल्व है। तो दोस्तों मैं जो है ना इसका आंसर जो है बताऊंगा ये, और साथ में दोस्तों इसका जो आंसर जो है ना एक्सप्लेन भी किया गया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी जो है मैं आपको शो कर दूंगा, सो दैट दोस्तों आप जो है ना इसका आंसर अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका, ठीक है ना, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। बट दोस्तों ये क्यों है, इसका अगर हम डिटेल में इसका आंसर बताया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो इससे और हमें अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना। और अगर इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा कर भी पूछा जाता है तो हम इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है इसमें, वो भी मैं आपको साथ ही साथ शो कर दूंगा। देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो उसी आंसर का जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, उस क्वेश्चन का आंसर का जो है एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मैं आपको शो कर दूंगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे आज 30 और आप लोग बताइएगा स्कोर कि कितने आपके सही हुए, और नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चंस करेंगे 30। दोस्तों यदि आप बोलते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों हम 5 पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो इससे दोस्तों हमारी अच्छी तैयारी हो पाएगी, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना, फर्स्ट वाला जो है इसका राइट आंसर है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। अब दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में यह कथन सही है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। यह प्रोसीमोडिस्टल विकास का सिद्धांत है, यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो विकास की दिशा का वर्णन करता है। इसका तात्पर्य है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होती है। बच्चों की भुजाएं हाथों से पहले तथा हाथों और पैरों का विकास उंगलियों और पैरों की उंगलियों से होता है। यहां पर यह दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों पहले आ सकता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर देखेंगे आप, बच्चे की भुजाएं हाथों से पहले तथा हाथों और पैरों का विकास उंगलियों और पैरों की उंगलियों से होता है, तो यहां पर पहले आ सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है केवल अनुवांशिकता से, सेकंड ऑप्शन है केवल पर्यावरण से, थर्ड ऑप्शन है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों आप लोग रीड कर लीजिएगा, मैं आपको शो कर देता हूं। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, तो एक प्रगतिशील कक्षा, ठीक है ना दोस्तों, एक प्रोग्रेसिव जो है ना क्लास, मतलब कि यहां पर बोला गया है केवल एक मुख श्रवण को प्राथमिकता देता है। सेकंड जो है लर्नर्स की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। तो दोस्तों सेकंड जो है ना इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन सेकंड है, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, ठीक है ना, प्रथा पूर्व चरण। और मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको शो कर देता हूं। इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए कुछ यहां पर जो है आप देख सकते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना प्रथा पूर्व चरण को दर्शाता है। यहां पर आप लोग इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं दोस्तों, तो अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन थर्ड होगा इसका राइट आंसर। और दोस्तों इसका जो है एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर जो है इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है।
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, किसका व्याख्या करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, परिवार, विद्यालय, समाज व मित्र मंडली, परिवेश व भाषा का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि दोस्तों ये सभी जो कारक है ना, ये संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन सेकंड इसका जो है राइट आंसर होगा जेंडर पक्षपात। इसका एक्सप्लेनेशन हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल कर रहा है और लड़कियों से नहीं। उसका यह व्यवहार जेंडर पक्षपात की क्रिया का उदाहरण है। संभवतः अध्यापक को ऐसा लगता है कि क्रिकेट लड़कों का खेल है और लड़के इस खेल में लड़कियों से अधिक रुचि रखते हैं। इस प्रकार अध्यापक जेंडर पक्षपात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बाल केंद्रित क्लास में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। यहां पर दोस्तों आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो दोस्तों समाजीकरण का जो प्राथमिक कारक होता है ना, वो होता है परिवार। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट परिवार। कई बार स्टूडेंट इसको आंसर लगा देते हैं, बट दोस्तों कार्यस्थल यहाँ पर तो उसका ऑफिस आ गया, ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये होता है। उसके बाद सेकंड जो होता है दोस्तों वो होता है स्कूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समनुरूप है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा 7 से 11 साल। ठीक है ना, चलिए इसका जो है हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर था उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर 7 से 11 साल का उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समनुरूप है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है एवं वस्तुओं तथा घटनाओं के बीच समानता तथा भिन्नता सीखने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, मतलब कि चीजों को क्लासिफाई कर सकता है, वो कि छांट सकता है, मतलब उसमें अंतर बता सकता है, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु के मध्य पारस्परिक संबंध ज्ञान हो जाता है इसके बारे में। ठीक है ना, संबंध के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आप एक अध्यापक है जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी क्लास में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी स्टूडेंट के लिए समान हो। नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कई सारे स्टूडेंट, देखिए एक स्कूल में या एक क्लास में अगर हम बात करें तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो जो कुछ भी यहाँ पर तरीके अपनाई जा रही है पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो वो उसी के अनुरूप हो। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो उसकी योग्यता के अनुसार या उसको मतलब कि उसको पहले चेक कर लिया जाए, उसको एक बार परीक्षा से टेस्ट ले लिया जाए और चेक कर लिया जाए कौन सा बच्चा कितना जानता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उनके तरीकों को अपनाया जाए पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। बच्चे की जो है, बच्चे कितना जानता है इसके बारे में हमें पता रखना है और बच्चे की क्वालिटी क्या है, तो इसी को ध्यान में रखकर जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है पाठ, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो सकता है। अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक बार इसका जो है हम आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया गया है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। इसमें बच्चों को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, एक बार आप लोग सोचिए और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम जल्दी से जो है 30 क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से कहीं अधिक है। अक्सर आपने सुना होगा, किताबी जो नॉलेज होता है वही सारा ज्ञान नहीं होता, उससे बाहरी भी ज्ञान जो है इससे ज्यादा बेहतर होता है। देखिए यहाँ पर जो है आप उस आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं जल्दी से। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। दोस्तों स्कीमा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत क्या होता है ना, जैसे कि एक बालक जो है अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार ही जो है ना चीजों को जो है मतलब बताता है। जैसे उसने कोई कौवा देखा हो तो अगर वो कोयल देखता है ना तो उसको भी वो कौवा बोल सकता है, क्योंकि वो उसी के जैसा दिखता है। तो यहाँ पर उन्होंने किसका इस्तेमाल किया है, अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया है। तो वही दोस्तों यहाँ पर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा, ठीक है ना, आत्मसातकरण या समावेशन। इसका जो है मैं एक्सप्लेनेशन आपको शो कर देता हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में शो कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की का क्या सुझाते हैं। तो दोस्तों भाषा जो है ना वो संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही गया है भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। तो भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में सृजनात्मकता को क्रिएटिविटी को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए लगातार अभ्यास और दोहराकर जो है ना चीजों को सीखा जा सकता है, जो पहले से मतलब कि खोजा जा चुका हो। केवल अनुकरण द्वारा, तो इसके मतलब फॉलो करके, या फिर मतलब फॉलो करके मतलब उसका नकल करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के द्वारा, तो ये भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो इस 4 जो ऑप्शन है सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। मतलब कि यहाँ पर जो है ना चीजों को खोज कर खुद से ज्यादा हम सीख सकते हैं। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से संबंधित है। देखिए दोस्तों यहां पर जो है आप उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, साम्यता पर आधारित। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। एक समावेशी क्लास में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। दोस्तों समावेशी क्लास के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आप डिटेल से जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए एक समावेशी क्लास में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, शाब्दिक रूप में या दृश्य रूप में, मौखिक रूप में। दोस्तों इन तीनों का जो मिश्रण जो होता है ना यहाँ पर बहुल रूप में। तो ये 4th ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा समावेशी शिक्षा, ठीक है ना, इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए यहाँ पर आप उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा का मॉडल सुझाया गया है। समावेशी शिक्षा में एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता। मतलब कि एक ही क्लास में जो है ना सामान्य बच्चों का अध्ययन जो है दिव्यांग बच्चों के साथ होता है। देखिए यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं मतलब कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है 21 करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत बोला गया है। तो देखिए दोस्तों अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया, ये हमें पता है, ठीक है ना। देखिए अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित है, ये भी सही है। यहाँ पर पूछा गया गलत, अधिगम चक्रीय रूप से होता है अनुरेखीय रूप से नहीं, ये भी सही है। बट दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन है ना यहाँ पर
अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां, गलतियां जो अप्रासंगिक है, अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि दोस्तों अधिगम प्रक्रिया में गलतियां तो होती रहती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्योंकि दोस्तों आपने जो है ना, आपको पता ही है कि जो है हम गलती कर कर ही सीखते हैं, ठीक ना, गलतियों से ही हम सीखते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है बच्चे को वारंवार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, समस्या समाधान करने के कौशल को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को अपनाकर। देखिए यहाँ पर जो है आप उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को अपनाकर ही समस्या समाधान कौशल को बढ़ाया जा सकता है। किसी समस्या का कोई एक विकल्प नहीं अपितु अधिक विकल्प हो सकते हैं, ठीक है ना, एक विकल्प नहीं होता। यह मानकर ही समस्या का समाधान करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। प्राइमरी क्लासेस में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ, ये इसका राइट आंसर होगा। कि एक चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, प्राइमरी क्लासेस में बच्चे ऐसे होते हैं ना जो चीजों को देखकर ज्यादा समझते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना कि बच्चों को स्टार्टिंग में जो है ना, जो बच्चे स्टार्टिंग में होते हैं उसको ड्राइंग एक क्लास में, जब आप एक प्राइमरी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे चार्ट बने हुए होते हैं। वहां पर किसी चीज को जब टीचर समझाते हैं तो वहां पर डायग्राम या ड्रॉ करके उनका चित्र समझाते हैं। इसीलिए जो है ना सबसे पहले मूर्त सामग्री, उसके बाद चित्र, उसके बाद संकेत, लास्ट में संकेत आएगा, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। अब 4 से 5 क्वेश्चंस और रह गया है। बच्चों के अधिगम पर क्लास के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। परिवर्ती अभिमुखी अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्लास का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ठीक है ना, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। अधिगम के संदर्भ में, ठीक है ना, सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन ये यहाँ पर गलत है, सेकंड भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया हो ही नहीं सकता, हमें यहाँ पर सक्रिय एक्टिव रहना पड़ता है सीखने के लिए। उसके बाद थर्ड में यहाँ पर भावों का अधिगम पर काफी प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर बोला गया नहीं पड़ता, तो ये भी गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्वता पर बल देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। देखिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिलान युग्म है। तो देखिए दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है ना, आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब जब हम अंदर से मोटिवेट होते हैं, तो नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, क्योंकि ये बाहरी अभिप्रेरणा है, तो ये सही मिलान नहीं है। और रुचि जो है ये बाह्य अभिप्रेरणा अगर देखा जाए तो दोस्तों ये भी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट हम बाहरी चीज़ों को देखकर भी आ सकता है। अब देखिए आत्म परिपोषण जो है ये आंतरिक होगा। जिज्ञासा क्यूरियोसिटी ये है दोस्तों हमारा सही मिलान। क्यूरियोसिटी जो है ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, किसी काम को करने की जिज्ञासा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब लास्ट के 2 क्वेश्चन जल्दी से हम कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है ना ईवीएस या फिर आप जो सब्जेक्ट बताएंगे उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, यहाँ पर जो है ये थर्ड होगा राइट आंसर, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको लास्ट में शो कर दूंगा। दोस्तों चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बोलते हैं कि ओनली क्वेश्चंस पेपर ही जो है शो कर दीजिए, तो मैं क्वेश्चंस पेपर ही आपके लिए जो है शेयर कर दूंगा। निम्न में से कौन से कारक अधिगम लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, सीखने को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कारक हो सकते हैं, मोटिवेशन हो सकते हैं, संवेग इमोशन हो सकती है, यहाँ पर सामाजिक संदर्भ भी हो सकता है, और शिक्षा शास्त्रीय उपागम भी हो सकता है, टीचिंग मैथोलॉजी भी हो सकता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो होगा ना वो होगा हमारा मोटिवेशन,
ठीक है ना। अगर हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेट है तो जल्दी से उन कामों को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें हम ज़्यादा ही मतलब कि आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4, ठीक है ना। सबसे पहले अभिप्रेरणा आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो आएगा ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे बी में सामाजिक संदर्भ, सी आएगा संवेग, उसके बाद फोर्थ डी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और मैं आपको जो है और भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।